वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथ्स का कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं और यह सारा एमसीक्यू कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है शंकु का आयतन? वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑप्शन में क्या है? 1/3 पाई का मान, क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा गया है, पाई का मान क्या है ऑप्शन में है ही, तो पाई के स्थान में पाई रखेंगे, है ना। उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना है? तो शंकु का त्रिज्या कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, और एच कितना है? 12। तो 3 से 3 कट गया और 12 3 या 36, तो कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड में क्या कह रहा है कि साइन पाई/3 का मान होगा। तो पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं? 180, और यहाँ पे कितना है? मतलब साइन पाई/3, तो मतलब साइन 180/3, तो 3 6 जा 18, मतलब कितना? साइन 60 का मान। और साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। मूल बिंदु से 4 - 5 की दूरी ज्ञात करें। तो पहली बात, मूल बिंदु किसे कहते हैं? जिसका x भी 0 हो और y भी 0 हो। और मूल बिंदु से वो कह रहा है 4 और -5 के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है क्या था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है 4, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है? -5, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे? कितना आएगा? अगर 4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर। और इसको जब हम 4 का स्क्वायर का मतलब क्या? 4 को 2 बार गुना, तो 4 चौका 16, और 5 का स्क्वायर का मतलब कि 50 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा? √41। तो मूल बिंदु से जो 4 और 5 की दूरी कितना होगा? √41। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। क्या कह रहा है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई होगी। अगर मान लीजिए ये कोई क्या है? ये वृत्त है। वृत्त पे मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है? P स्थित है। अगर P बिंदु से अगर स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, 2 स्पर्श रेखा, तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब समान होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। बिंदु ए बी और -AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब कह रहा है कि AB और -AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र होता है क्या है? फिर वही सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपने पास x2 कितना दे रखा है? -a, तो यहाँ पे क्या करेंगे? -a, और x1 क्या दे रखा है? a, और फॉर्मूला में पहले से माइनस है, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? y2 दे रखा है -b, तो -b, और y1 कितना दे रखा है? -b, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दोनों आया है वो क्या है? माइनस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अब होल स्क्वायर है और माइनस है, और यहाँ पे जैसी सम संख्या दिखाई दे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b², और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और रूट के अंदर कौन रहेगा? a² - b²। तो इसके अनुसार b भी सही है और c भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे कि बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में है। अब हमको चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो y एक्सिस और x एक्सिस है ना, जहाँ पे दोनों रेखा कट करते हैं तो क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अगर ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में क्या होता है? x भी प्लस का और y भी प्लस का। दूसरा में क्या होता है? x माइनस का और y
प्लस का, और तीसरा में क्या होता है एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, और चौथा में क्या होता है एक्स होता है प्लस का और वाई होता है माइनस का। क्वेश्चन में क्या करा है 4 और 3, तो 4 क्या है प्लस का है और 3 भी क्या है प्लस का है, तो किस चतुर्थांश में होगा पहला चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रथम चतुर्थांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 7 में कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। अब वृत्त की परिधि दे रखा है क्वेश्चन में और हमसे क्या पूछ रहा है व्यास, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और परिधि के सामने में क्या रखेंगे परिधि, परिधि कितना रखा है 44, 44 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे पाई का मान कितना लेंगे 22/7, तो 44 बराबर में 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यास होगा, तो त्रिज्या व्यास क्या होता है त्रिज्या के दुगुना, अगर त्रिज्या 7 आया है तो व्यास कितना हो जाएगा 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। तो इस मतलब ये कह रहा है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रखा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई R1 बट्टा में 2 पाई R2। पहला वृत्त का मतलब परिधि कितना दे रखा है 4, दूसरा कितना दे रखा है 3, 2 पाई से 2 पाई कट गया था, R1 और R2 कितना आया 4:3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे तो x² - 5 इक्वल टू क्या चीज 0, और ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो x² बराबर क्या आएगा 5। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा रूट, और ये जब ये यहाँ पे कितना है दो घात वाले हैं तो इसका मान कितना आना चाहिए 2, तो एक आएगा प्लस का √5 एक आएगा माइनस का √5, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर में BQ प्लस में आर के लिए कौन सत्य है, तो कौन सा, तो जब हम लोग यूक्लिड मेथड पढ़ते थे तो उसमें क्या था ए बराबर में क्या होता था BQ प्लस में आर। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है जो आर का मान आएगा, आर का मान कहाँ से कहाँ नहीं हो सकता है, तो आर का मान क्या होता है या तो शेषफल कितना आता है 0 या 0 से बड़ा आता है, लेकिन जो बी होता है बी का मान क्या होता है आर से कम, मतलब बी जो सॉरी आर का मान बी से क्या होगा कम होगा, और 0 से क्या होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज़्यादा होगा, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। क्या कह रहा है निम्न में कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अपरमेय संख्या। तो देखिए 5 डिवाइडेड बाई 5√2, तो यहाँ पे तो √2 के कारण ये क्या होगा अपरमेय संख्या। अब यहाँ पे √2 से √2 कट गया तो बचा कितना 3, और 3/1 इसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया परमेय संख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे सी पे, ये भी क्या है एक परमेय संख्या, और डी वाला में 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, और इसको लिखा है 14/1। बी सी और डी तीनों क्या है परमेय संख्या, लेकिन ए क्या है अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। कह रहा है द्विघात समीकरण इस x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते थे तो उसका समीकरण क्या था x² + bx + c = 0, और इसका 2 रूट होता था एक अल्फा और एक बीटा। अगर दोनों रूटों का सम पूछता था अल्फा प्लस बीटा पूछता था तो ये क्या होता था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा पूछता था तो क्या होता था c/a, और यहाँ पे c कितना है 4 और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा दोनों मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। यदि किसी द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है -b/a, और यहाँ पे b कितना है जो x के पीछे जो x का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं b कहते हैं, तो फार्मूला में माइनस पहले से तो माइनस, अब b कितना है 4 और a कितना है a x² का जो गुणांक होता है x² गुणांक कितना है 3, तो -4/3, तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका -4/3 a सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 एवं 4x + 6y + 10
ऑप्शन नंबर ए में क्या है संगत होगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा संपाती होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या है समानांतर होगा, ऑप्शन डी में कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे A1 कितना है, A1 है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है 5, A2 कितना है इस समीकरण में 4, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 10। तब जब हम निकालेंगे A1 बट्टा क्या निकालेंगे A1 बट्टा A2, A1 कितना था 2 और A2 कितना था 4, तो कितना है 1/2। उसी तरह B1 बट्टा B2 निकालेंगे, B1 बट्टा B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो 3 2 जा 6 कितना है 1/2। उसी तरह हम निकालेंगे C1 बट्टा C2, C1 कितना था 5 और C2 कितना है 10, 5 2 जा 10। मतलब कंडीशन क्या आया कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो कैसा होता है संपाती, कैसा होगा संपाती। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। अब दो त्रिभुज क्या है समरूप है, एक है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है DEF। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है और ABC का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और DE का क्षेत्रफल इतना देखा है। तो यदि BC 2.3 सेंटीमीटर है तो हमको निकालना है किसका, इसका EF का निकालना है। क्या निकालना है E। तो जब हम एक समरूपता पढ़ते थे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता था, संगत भुजाओं का क्या होता था अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। तो यहाँ पे हमको BC दे रखा है तो BC का स्क्वायर बट्टा में किसका करेंगे हम लोग EC का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है ABC का 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 बट्टा के और D पे कितना दे रखा है 25 और ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कि उसके भुजा का स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर से अगर हम भुजा निकालना चाहेंगे तो ये 4/5 आएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 2.3 और बट्टा में क्या आ जाएगा EF, क्या आएगा EF। अब हम लोग क्या करेंगे कोना कानी गुना करेंगे, कोना कानी गुना करने के बाद EF का मान कितना आएगा 2.875। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है, वृत्त पे क्या कर रहा है एक स्पर्श रेखा खींच रहा है और यहाँ बीच में क्या है केंद्र होता है, ये क्या है बीच में केंद्र O है। अगर यही वृत्त के केंद्र से अगर हम इस पर त्रिज्या डालेंगे तो इसमें ये क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। तो कितने खींच सकते हैं हम लोग स्पर्श रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब अनंत स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है और वृत्त पे ये कोई वृत्त है और वृत्त पे क्या हो रहा है एक बिंदु पे एक रेखा स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा मतलब कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, तो क्या है कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, तो केवल और केवल एक बिंदु पे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। एक वृत्त की समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए ये एक वृत्त है और वृत्त पे क्या हो सकता है एक समानांतर, मतलब कि कितनी स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है एक वृत्त पे दो स्पर्श रेखा एक दूसरे से क्या हो सकती है समानांतर हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। अब ये 0 0 मतलब क्या हो गया मूल बिंदु, अब इसके बीच की दूरी निकालना है। तो जैसे ही मूल बिंदु रहे और उसके बीच की दूरी निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर मतलब क्या है 2 बार गुना, तो 36 × 36 6 6 36 कैरी 3 6 3 18 18 3 21 और 6 3 18 3 3 9 1 10 कितना आ गया 6 है ना। उसके बाद 6 6 36 हुआ था, 6 3 18 3 और 8 1 9 फिर 2 1 कितना है 1296 और 1296 प्लस 15 15 225 और 1296 में हम लोग क्या करेंगे 225 को जोड़ देंगे। 1296 में 225 को जोड़ेंगे तो 6 5 11
9 2 11, 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1 कितना है 1521। अब 1521 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 1521 का वर्गमूल कितना होगा, तो कितना होता है 39 का वर्गमूल कितना होता है 1521। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n तथा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n कहलाता है। तो इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं इसको, अंतः विभाजन सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, जो संरेख त्रिभुज होते हैं उसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है। तो कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, जहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं है तो एक्स का मान होगा। तो ये एक दीनाचार्य नाम का एक साइन मतलब गणितज्ञ था, वो एक फार्मूला दिया था द्विघात समीकरण निकालने के लिए। क्या था कि एक्स बराबर, जब ये कब निकालते थे हम लोग, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो इसमें क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पहले से माइनस, तो माइनस दे रखा है तो ये माइनस बी वाला क्या हो जाएगा, प्लस का बी, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर, मतलब पदांतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर D हो तो nवां पद, जब हम Tn निकालते थे तो क्या होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जहाँ पे A क्या था प्रथम पद, n क्या था पदों की संख्या और D क्या था सर्वांतर या पदांतर। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A और पदांतर मतलब सर्वांतर D, तो n पदों का योगफल, जब हम n पदों का योगफल निकालते थे, SN निकालते थे, क्या था n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जहाँ पे A क्या था प्रथम पद, n क्या था पदों की संख्या और D क्या था सर्वांतर। तो क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद, मतलब कि n दे दिया कितना 30, और हमको कह रहा है कि 30वां पद कौन सा होगा। तो इस समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो पहला पद कितना है 10, और D क्या निकालते हैं समांतर निकालते हैं, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 में से 10 गया तो कितना आएगा माइनस का 3। जब हम Tn निकालेंगे तो क्या होगा A कितना है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 30, तो 30 में से 1 गया तो 29 और इंटू में, और D कितना आया है तो D आया 7 में से 10 गया था तो -3। अब इसको करेंगे तो 10 प्लस 29 दिया क्या हो जाएगा, 29 से गुना कर देंगे 3 से, तो 9 तिया 27, 2 3 गुना 6 कितना गया 87। तो इसमें 10 में से क्या करेंगे 87 को घटा देंगे, और जब 10 में से 87 गया, 87 क्या है ज़्यादा वाला है और 10 क्या है कम है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 87 में से 10 गया तो कितना आएगा इसमें माइनस के 77। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 समानांतर श्रेणी, क्वेश्चन में दे रखा है समानांतर श्रेणी है -3 और -1/2 का 11वां पद, मतलब कि जो 11वां पद हमको निकालना है, तो A कितना है -3, हमको D निकालना है। अब यहाँ पे D कैसे निकालेंगे, तो अगला पद कैसे है -1/2 और पिछला पद घटाएंगे, तो माइनस पहले से है और माइनस फार्मूला है तो माइनस माइनस प्लस, जब इसको हम लोग बट्टा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 2 और -1 और 3 दूना 6, तो कितना आएगा 5/2। जो कॉमन डिफरेंस आया सर्वांतर आया कितना आया अपना 5/2 और A कितना है -3। अब इसको फॉर्मूला में निकालेंगे Tn निकालेंगे हम लोग, तो A कितना है -3 प्लस n 11 में से 1 गया था कितना 10, और D कितना आया है 5/2 और 2 पंचे 10 5 25 -3 प्लस 25, तो 25 में से 3 गया तो कितना आएगा 22। तो 11वां पद कौन सा होगा 22 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि सभी वर्ग आपस में होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती है, तो संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज ABC तथा DEF संबंध है। मतलब कह रहा है कि दो त्रिभुज एक है ABC और दूसरा है DEF क्या कह रहा है, संगत समानुपाती है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना वाला ये वाला है उतना यही वाला है, और जितना ये है उतना ये वाला है। तो इस थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सर्वांगसम थ्योरम। क्या कहते हैं, सर्वांगसम थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष के नियामक, शीर्ष का नियामक क्या देखा है, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। तो त्रिभुज केंद्रक, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये ABC, इसका नियामक कितना दे रखा है, x1 y1, इसका कितना दे रखा है, x2 y2, इसका कितना दे रखा है, x3 y3। तो बोल रहा है कि इस केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो इस केंद्रक का नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, ये किसका निकलेगा, x नियामक। और y नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 y2 और प्लस में y3 बटा में 3। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने जो वृत्त का परिधि होता है ना, उससे हम लोग गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाता है, चाप की लंबाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है, उसका परिधि। तो अर्धवृत्त बनाएंगे और अर्धवृत्त का क्या होता है, यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र है, तो EVR पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई, तो आधा क्या होगा पाई r प्लस इस त्रिज्या में भी तो चलेगा तो कितना होगा 2r। अब यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन लेने क्या बचेगा पाई प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू में r। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², और आधा वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको कितना कर देंगे बाई 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई r²। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 34 में कि जो वलय का क्षेत्रफल, जो वलय का जो क्षेत्रफल होता है, तो वो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है अपना पाई r प्लस r इंटू r माइनस r, यही क्या होता है वलय का क्षेत्रफल। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मान लीजिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और इसके दोनों का जो योगफल है उससे क्या बना, एक नया वृत्त बना। तो बोल रहा है जो नया वृत्त है उसका क्या निकालना है, तो उसके क्षेत्रफल के योग के, तो उसके त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा पाई r1² प्लस पाई r2² बराबर भी क्या हो जाएगा पाई r²। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ है, तो पाई से पाई कट गया। r कितना है 88 64, और r2 कितना है 6, तो 6 6 36 बराबर में क्या हो जाएगा r²। और 36 और 64 कितना होगा 100 मतलब 100, तो 100 और क्या हो जाएगा r²। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो r का मान कितना जाएगा 10। तो जो दोनों वृत्त के योगफल के बराबर जो नया वृत्त बना उसका त्रिज्या कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। अब परिधि दे रखा है 44, तो 44 2 पाई का मान लेंगे 22/7 इंटू में r, 22 दूना 44, तो r कितना आ गया 7। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है व्यास। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो कितना हो जाएगा व्यास 14 7 दूना 14, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। एक वृत्त 37 में क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब ये पूरा वृत्त है ना, तो पूरा वृत्त को हम लोग कितना भाग मार दिए 4 भाग में। तो कह रहा है कि एक चतुर्थांश का, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। क्या त्रिज्या पता है, नहीं, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, और परिधि कितना दे रखा है 22, और 2 22/7 इंटू r। अब देखो 22 से 22 कट गया, अब 2r बराबर कितना आया 7, r बराबर कितना आ गया 7/2। हमको त्रिज्या पता चल गया है। अब हमको क्या निकालना है,
तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, थीटा बट्टा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, पूरे वृत्त का, मतलब कि पूरे वृत्त का कितना होता है कोण 360, और एक चतुर्थांश कितना होगा 90। तो क्या कितना लिखेंगे हम लोग, 90 बट्टा 360 इंटू 22/7, और आर कितना आया था 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 16, अब 2 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 2 दूना 4, क्या कहीं पे कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला। हाँ, अब ये 7 से 7 भी तो कटेगा, 11 7 77 और 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अब 38 में क्या कह रहा है कि cos 16 मतलब 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा में cos 60 डिग्री माइनस 1। अब cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 रखेंगे 1/2, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का 1, फिर cos 60 का कितना रखेंगे 1/2 माइनस का 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जब इसको हम लोग जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 + 2, फिर बट्टा में यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर क्या आएगा 1 - 2। अब ये क्या 3/2, और यहाँ बट्टा में क्या आएगा -1/2, तो 3/2 जस के तस रहने देंगे, और ऊपर में जाएगा तो 2 जाएगा ऊपर में, नीचे में 1, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा -3, कितना आएगा -3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हम लोग 30 पे। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब जहाँ पे थीटा है वहाँ कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे कितना होगा 1/√2, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 1/√2 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस, अब साइन 45 मतलब साइन 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, मतलब cos 45 और साइन 45 का दोनों मान क्या होता है बराबर होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया तो कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ये 63 और 27 में 90 हो रहा है ना, तो इसका मान कितना आएगा 1। उसे तो 17 और 73 में कितना हो रहा है 90, तो इसका भी मान आएगा 1, और 1 से 1 कटेगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बराबर है। अब सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा, और ये घर के अंदर है, और ये भी क्या है 1 - साइन थीटा। अब जब इसको बट्टा के जोड़ करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा, और ऊपर में क्या आएगा 1 + साइन थीटा, और इंटू में क्या आएगा 1 - साइन थीटा। अब ऊपर में देखिए a + b और a - b है, जब ऊपर में a + b और a - b है तो क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कॉस थीटा, ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कट गया तो कितना बचेगा ये कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 1 + टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 + कॉट स्क्वायर ए। एक फार्मूला जब हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 का, तो जब हमको दे रखा है तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसका होगा किसका मान होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा का। और एक और फार्मूला पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 का, तो 1 को मतलब 1 को यहीं रहने दिया, कॉट को चले जाते 1 + कॉट स्क्वायर किसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके उल्टा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और बट्टा में सेक कॉसेक किसका होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसको जस के तस रहने देंगे 1/cosec स्क्वायर थीटा को जस के ऊपर क्या चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सेक स्क्वायर थीटा अभी जस्ट मतलब बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा
-tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 का। हमसे पूछा है सेक, तो सेक को यहीं पर रहने देते हैं, तो सेक को इधर रहने देंगे तो इधर जगह तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 + tan, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 1 + cot स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है 1 का। अब कॉस को यहीं पर रहने देते हैं, कॉस को यहीं रहने देंगे तो क्या होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर किसका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि P tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री का मान होगा। देखिए यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो ये दोनों का मान 26 और 64 का मान जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 1, और उससे पहले क्या लगा हुआ है P, तो 1 × P कितना होगा P। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 46, निम्न में से कौन सी पारगम्यता का मान नहीं हो सकता है। देखो पारगम्यता का मान कहाँ होता है -1 से लेके 1 के बीच में होता है, -1 से और 1 के बीच में, न 1 से ज़्यादा होगा न 1 से -1 से कम होगा। तो -1 ये तो सही है, 1 भी सही है, और 1/v2 क्या है 1 और 1 के बीच में, लेकिन 3 क्या है ज़्यादा है, 1 और 1 से -1 और 1 से ज़्यादा, तो कौन नहीं हो सकता है बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। अगर मेरे द्वारा अगर आप लोगों को मतलब पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन मतलब 47 की तरफ। क्या चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 47 की तरफ। दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने का प्रयत्न कितना रखता है इतना, तो दूसरे मित्र को जितने, देखो कोई भी चीज़ होता है तो कितना होता है 100%। अगर एक को अगर 0.71 है तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो 100 में से अगर 100 मतलब कि अगर मतलब 0.71 है तो इसको अगर क्या करेंगे 100 में से 0.71 घटा देंगे, तो 0.71 घटाएंगे, अगर इसमें 29 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9 9 1 10 7 9 1 10 कितना जाएगा 100, तो कितना मतलब कि दूसरे का होगा 0.29। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम पर मानों का अंतर कहलाता है। मान लीजिए कि अगर कहीं पर दे रखा है 10 से 20, तो ये क्या हो गया न्यूनतम मान सबसे कम मान, और ये क्या हो गया अधिकतम मान। तो ये दोनों जो अधिकतम और न्यूनतम पर जो मानों का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं परिसर। जैसे इसका परिसर कितना होगा 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10, तो इसका परिसर कितना होगा 10, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखिए 49 क्वेश्चन कितना अच्छा है, माध्यिका और बहुलक में सही संबंध बताइए। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि बहुलक बराबर में क्या होता है, बहुलक बराबर में होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य। अब इसी को हम लोग जब हम सी वाले ऑप्शन में करेंगे तो इस फॉर्मेट में क्या आ जाएगा आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे 5 0 3 2 2 2 7 2 9 2 4 2 में बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 5 एक बार आया हुआ है, 0 एक बार आया हुआ है, 3 एक बार आया हुआ है, 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, मतलब एक खंभा है उदग्र है और एक उसका खंभा पे क्या पड़ता है परछाई, तो जितना बड़ा इसका ऊंचाई मान लीजिए ये भी एक है और ये भी एक है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो आप जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1/1 को लिख सकते हैं, मतलब कि इसका जो tan थीटा क्या होता है लाल काका से लाल बट्टा में काका, तो लास्ट वाला क्या होता है tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो लंब भी कितना है एक है और आधार भी कितना है एक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, यदि ए और बी दो न्यून कोण है तो साइन ए बराबर में कॉस बी, तब ए प्लस बी मान। देखिए साइन ए बराबर में कॉस बी ये कब संभव है, जब ए प्लस बी का मान कितना होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 53, बिंदुओं
4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी। अब जैसे दूरी बोला तो दूरी तो हम लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं। क्या होता है रूट अंडर, क्या होता है x2 - x1, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1, तो y1 मतलब क्या होगा -+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 में से 4 गया तो कितना 2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 प्लस 3 और 1 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 16 4 कितना होगा 20। जब हम इसका 20 का रूट तो निकालेंगे तो कितना होता है 5 चौका 20, तो 2√5 कितना होगा 2√5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे। क्या कह रहा है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। तो देखिए पहला दो बेलन है, मान लीजिए एक बेलन ये है और दूसरा बेलन ये है। इसका बेलन का आयतन क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर h1 बट्टा पाई r2 का स्क्वायर और h2। पाई से पाई क्या हो गया कट गया। अब क्या त्रिज्या का अनुपात, पहला त्रिज्या कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, h1 कितना दे रखा है 5, तो ये कितना होगा 5 बट्टा दूसरा त्रिज्या कितना है r2, तो 2 दूना 4 और हाइट दूसरा है कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/12, तो कितना हो जाएगा 5:3, मतलब 5:12। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान, तो माध्य बराबर में क्या होता है सभी संख्याओं का योगफल और बट्टा में कुल संख्या। सभी संख्या में क्या है 1 + 4, x भी तो क्या है एक संख्या ही तो है, x + 5 + 12 और संख्या कितना है 1 2 3 4 5, संख्या 5 है और माध्य कितना दे रखा है 7। ऐसा वो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 1 5 और 5 5 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और प्लस के x और बट्टा में 5, 7 बचे 35, कितना गया 35 कितना घटा देंगे 22, तो कितना गया ये 2 में 5 से 2 गया तो 3 और 13, तो कितना होगा उसका 13। जो x का मान कितना आएगा x हम लोग कितना रखेंगे 13, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। अब यहाँ पे क्या है सब में डॉट डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है, तो 10 किसका मान पूछ रहा है 30 डिग्री, तो 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है अपना 1/√3 1/√3 गुने साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 गुने कॉट 60 का मान कितना होता है। अब देखिए 10 cos 60 का मान कितना होता है √3, तो कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3 गुने कॉसेक 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसका मान हो जाएगा 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, √3 2 बार है तो √3 × √3 कितना होगा 3, तो 1/3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रखा है 216, तो घन का कितना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² और ये कितना दे रखा है 216, 6 से काटेंगे तो कितना 6 3 जा 18 बचा कितना 3 6 6 जा मतलब 36, तो a² कितना है 36, तो a कितना जाएगा 6 और हमसे क्या पूछ रहा है आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है अपना भुजा का क्यू। अब भुजा कितना आया 6 का क्यू कितना होता है, मतलब 6 का क्यू कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण। अब देखिए ये भी द्विघात है, बी भी द्विघात है, सी, लेकिन डी में देखिए यहाँ पे √2 उसके पावर x + 3 का स्क्वायर है, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। दो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब देखिए बेलन का अनुपात देखा है आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r1² प्लस × h1। दो बेलन तो उसका रेडियस अलग होगा हाइट भी अलग होगा, क्योंकि आयतन उसका क्या आयतन अलग अलग दिखा हुआ है। पाई r2² × h2 बराबर में से कितना दे रखा है 9/16। अब देखिए पाई से पाई कट गया और ऊंचाई समान है, मतलब कि h1 जितना है h2 तो h1 से h1 कटा, r1/r2 कितना आ जाएगा, इधर रूट चढ़ाएंगे तो 3/2
4 आ जाएगा। तो R1 R2 कितना आ गया 3/4। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल 2 पाई R1H बटा में 2 पाई R2H2। अब H1 H2 तो बराबर है, तो कट गया, 2 पाई से 2 कट गया। R1 कितना आया था 3 और R2 कितना आया था 4। तो कितना अनुपात होगा 3:4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे। यदि P बिंदु A और B का शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ये क्या है, एक रेखा है, ये A है और ये B है और ये P क्या है उसका मध्य बिंदु है। इसका निर्देशांक दे रखा है 5 और 6। A का कितना दे रखा है 6 और 5 और B का कितना दे रखा है 4 और Y। तो हमसे क्या पूछ रहा है Y का मान क्या आएगा। तो हमको दिखना है Y कहाँ है, Y वाले के पास हम क्या करेंगे, क्या होता है Y1 + Y2 बट्टा में 2 और इंटू में Y। तो Y बराबर में क्या होगा Y1 Y2 बट्टा में 2। Y का मान कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 और Y1 कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे क्या क्या रखेंगे हम लोग 5 प्लस Y2 कितना है Y बट्टा में 2। 6 2 जा 12, 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा Y का मतलब Y का नियामक कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। अब मान लीजिए कि 1 2, तो इसका मौसा कितना आ रहा है 1। फिर उसी तरह मान लीजिए 2 और 3, इसका मौसा कितना आएगा 1। जैसे 3 और 4, इसका मौसा क्या, दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। अब दो क्रमिक सम संख्या लगातार, क्रमिक मतलब क्या होता है लगातार, जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 का मतलब कि HCF मतलब मौसा कितना होगा 2 दूना 4। किससे कट गया पूरा पूरा 2 से, तो हमेशा क्या होगा दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे क्या है 2 है, दूसरा क्या है 3 है और इसका मौसा अब 2 में 3 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 से 2 भाग कितना 2 एकम 2, कितने से कट गया 1 से। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। अब क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या 1 है और दूसरा क्या है 3 है और 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो कितना होगा हमेशा 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF। अब सह अभाज्य संख्या का HCF, सह अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। यदि A और B अभाज्य संख्या है तब LCM है। अब A B क्या है अभाज्य संख्या है तो उसका LCM होगा। तो A और B अभाज्य संख्या तो उसका LCM क्या होगा, अगर A और B अगर अभाज्य संख्या तो दोनों का LCM निकालेंगे। अगर कोई संख्या नहीं करते तो दोनों क्या करते हैं हम लोग गुना, तो क्या हो जाएगा AB। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का HCF तथा LCM का गुणनखंड। अब छोटी से छोटी भाज्य, तो देखो भाज्य पहला कौन आ जाएगा 4 और दूसरा कौन आ जाएगा 6। इस दोनों का HCF कितना आएगा 2, LCM कितना आएगा। अच्छा, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM का गुणनखंड होगा। छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का HCF और तथा LCM। देखिए तो इसका कितना आएगा 2 और जैसे अभाज्य संख्या तो कितना आएगा 2 और 3, इसका कितना आएगा 1। तो क्या कह रहा है कि HCF और LCM हमेशा कितना होगा, तो कितना होगा हमेशा। तो अब देखिए 4 और 6 का हम लोग LCM निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6 दूना 12, तो इसका तो कितना आ गया LCM 12 आ गया। लेकिन हम उससे पूछ रहा है छोटी से छोटी, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा 17 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। एक सूत्र होता है जब दो संख्याओं का मतलब कि लौसा और मौसा, तो क्या होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है LCM गुने HCF। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि हमको लौसा ज्ञात करना है और दो संख्या गुणनफल 8 6 7 गुना कर देखा और मौसा कितना दे रखा है 17 बराबर में क्या निकल जाएगा, यही तो निकल जाएगा क्या होगा लौसा होगा।
अब हम 17 से इसको काटेंगे, तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 का पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ें कि हमको क्या हो, पूरा के पूरा कट जाए। तो कितना मरतबे हम लोग पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा, तो मतलब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 51 मरतबे। यहाँ पे कर देंगे 17 क्या करना पड़ेगा, तो कितना होगा 860, 0 1 है तो यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 510। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 679 कह रहा है 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात करें। पहले 9 से निकालेंगे। 6, 8, 22, फिर देखो 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 4 8 जा मतलब 2 चौका 8, 11 दूना 22। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, और 24 से गुना किससे करेंगे हम लोग 11 से, तो 24 फिर 24 तो कितना आएगा 4, 264। इसका मतलब कि लघुत्तम कितना आया, एलसीएम आया 200, इसका एलसीएम कितना आया था 6, 8 और 22 का 6, 8 और 22 का लघुत्तम कितना आया था, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 दूना 22, 3 दूना 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 दूना 22, तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 से गुना किसे करते हैं 11 से, तो 24, 24 तो 4 6 कितना आया था 264। एलसीएम कितना आया 264। उसका तो हमको क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे 6, 8, 11, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 1 गुने में 2 गुने में 3, 8 करेंगे तो कितना होगा 2, 2 दूना 4 दूना 8, 22 करेंगे 2 इंटू 11। तो तीनों में ऐसा सबसे ज़्यादा और कौन कॉमन आ रहा है 2, कौन आ रहा है कौन 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2। तो क्या करा है इसका अनुपात निकालने के लिए, तो कितना होगा 264 अनुपात 2। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 132 अनुपात 1 कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1। तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ गुने एलसीएम निकाल ज्ञात कीजिए। अब ये जो संख्या है ना इसका एचसीएफ और उसका एलसीएम दोनों को क्या करना है गुना करना है। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे जैसा गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 10 5 50, और इसको करेंगे तो कितना होगा 10 6 60, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 10, तो एचसीएफ कितना आ गया 10। एलसीएम निकालने चलेंगे 50 और 60 का, तो हम पहले लगाते हैं 10 से, 10 5 50, 10 6 60, तो 6 5 30, कितना गया ये 300। और अब क्या दोनों का गुना करना है, तो 300 को 10 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। यदि 65 इतना का एचसीएफ इतना है के रूप में, तो एम का मान, अब देखिए 65 एम माइनस 117 है। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 13, 13 5 65, 13 नंबर 107 117, तो हम एम का मान ऐसा क्या दे कि हमको कितना आना चाहिए 13। अगर 1 देंगे तो क्या 13 आएगा, नहीं आएगा। 2 रखेंगे, 2 रखे देते तो 65 दूना कितना होगा 5 दूना 10 130, 130 में से 112 घटाएंगे तो कितना जाएगा 105 दूना 10 6 दूना 12, तो कितना गया 8, और ये कितना दूर से कितना गया 18, 130 में से कितना 117 घटाएंगे सॉरी, तो कितना गया 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम एम की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ इतना मतलब 13 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। यदि एचसीएफ इतना 8 है और एलसीएम इतना, देखिए अब 8 से ऐसा कौन सा संख्या जो कट रहा है, तो 8 से कटने का रूल क्या होता है कि अंतिम का 3 अंक देखेंगे, तो 584 8 से कट रहा है, 584 में 8 से भाग करके देखेंगे, तो 8 7 56, 2 8 24, तो 8 से तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 43। यदि x तथा 45 का लॉस 90 है और मौसा 10 है तो x का मान होगा। अब x की जगह पर ऐसा क्या मान रखें कि उसका एलसीएम कितना जाए 90 और मौसा कितना जाए 5। अब देखिए 90 कब आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 45 दूना 90, लेकिन मौसा आएगा 5 नहीं आएगा, तो ए नहीं होगा। 3 रखेंगे तो क्या नहीं आएगा, 10 रखेंगे तो क्या आएगा 90 आ जाएगा, और 5 उसका एचसीएफ, तो ऑप्शन नंबर कौन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यदि एचसीएफ इतना 120 है, एलसीएम इतना, तो के का मान होगा। अब के का मान, अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम इतना दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि जो ये 255 इंटू के का मान ऐसा क्या होगा कि हमको 120 भी लाना है, तो 120 से जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना 550 को मिल सकते हैं हम लोग 55 गुने में 10। अगर 55 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मतलब 6600, और 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75।
यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल निकाले। अब दोनों का गुणनफल निकालना है 25 और 50 का। तो 25 पंचे कितना होगा, 25 पंचे 125 और 125 में क्या जीरो होगा, एगो जीरो, तो कौन हो जाएगा 1250। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। यदि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा इतना है तो दोनों संख्या का गुणनफल निकाले। तो देखिए अब पहला संख्या 15 है और दूसरा संख्या क्या है, लौसा कितना है इतना, तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है। तो क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम मतलब कि एलसीएम दे रखा है 30 गुने में 15, तो 15 तिया 45, कितना जाएगा 450। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में के निम्न में से किसके परिकलित करने के लिए होता है। तो यूक्लिड विभाजन किसके लिए हम लोग करते हैं, एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, मौसा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्न से किसके बराबर होता है। जब हम लोग पढ़ते थे पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या में एलसीएम गुने एचसीएफ, तो ये दोनों का जो मौसा और लौसा दिया हुआ है तो ये दोनों संख्या क्या होगा, गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। अब देखो महत्तम को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो ये दोनों बताए थे 6 और 12, तो यहाँ पे 6 गुने 2 से होता है, तो यहाँ से कितना आएगा 6। और देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स का 4 है और यहाँ पे कितना है एक्स है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन है और यहाँ वाई है यहाँ भी वाई है, तो कितना होगा 6xy। कितना होगा 6xy। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे। दो संख्याओं का लौसा 1500, इनमें से कौन इनका मौसा नहीं हो सकता। अब देखिए लौसा दे रखा है तो मौसा नहीं होगा, तो मौसा कौन होगा, जो इसको हम ऑप्शन से रखेंगे। 300 से पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 200 से पूरा नहीं कटेगा। 500 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो कौन नहीं होगा, 200 इसका मौसा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। यदि दो संख्याओं का लौसा और मौसा समान हो तो संख्या क्या होगी। अगर दो संख्याओं का लौसा और मौसा समान होता है तो संख्या क्या होगा, समान संख्या होगा। कौन संख्या होगा, समान। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और मौसा 15 है तो लौसा ज्ञात करें। अभी बता दो संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब ये दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 1200 और दूसरा में क्या दे रखा है, मौसा दे रखा है 15, तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ 15 से भाग कर देंगे तो 15 8 120, तो कितना आएगा 80। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी। इसका जो लौसा कितना आएगा 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83। यदि एचसीएफ A8 बराबर 4 तथा एलसीएम A8 बराबर 24 है तो ए का मान होगा। अब यहाँ पे एचसीएफ ए के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि हमको कितना आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए 4 और एलसीएम कितना आना चाहिए 24। ए रखे 8 रखेंगे तो क्या एचसीएफ कभी 4 आएगा, नहीं आएगा। 8 रखेंगे तो कभी 24 आएगा, नहीं आएगा। 10 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो 12 रख के देखेंगे तो 12 रखने के बाद उसका एचसीएफ कितना जाएगा 4 और एलसीएम कितना जाएगा 24। तो कौन ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। यदि एलसीएम 91 और 26 182 है तो 91 और 26 एचसीएफ होगा। अब देखिए 91 करेंगे तो कितना होगा 13 7 91, इसका गुणनखंड कितना होगा 13 और 7। 26 करेंगे तो कितना होगा 13 × 2, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। x के पावर 6 y के पावर 3 तथा x के स्क्वायर y स्क्वायर का लॉस। अब लॉस जब हम निकालते हैं तो हम बताए थे कि दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, और ना तो दोनों में जो है उसमें सबसे ज़्यादा वाला। तो x के पावर 6 है तो x के पावर 6 ले लिए। y के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ y तो कितना लेंगे y के पावर 5, तो कौन हो जाएगा x के पावर 6 और y के पावर 5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 86। निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन आया अभाज्य संख्या के, तो किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। 8 का तो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4, तो ये तो हो गया भाज्य संख्या। 9 1 से भी कट रहा है, 9 3 से भी कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, 5 से, लेकिन 11 1 और 11 के अलावा किस संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 15 भी क्या है, 15 भाज्य संख्या है, 12 भी क्या है भाज्य संख्या है, 75 भी क्या है भाज्य संख्या, लेकिन 23 1 और 23 के अलावा किस संख्या से कटेगा, नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है।
देखिए ऑप्शन नंबर ए 29, 29 एक और 29 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, तो यही संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। बाकी 25 तो 5 से भी कट रहा है, 16 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से, 15 3 से भी कट रहा है, 5 से, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे। कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या। अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसा दो संख्या जिसका मौसा हमेशा कितना ना चाहिए एक। 15 और 20 का मौसा कितना आएगा 5 आएगा, इतना नहीं होगा। 9 और 16, 9 और 16 देखिए एक है ऑड नंबर, एक है इवन नंबर, तो ऑड और इवन नंबर का जो हमेशा कितना आता है मौसा एक आता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी से। अब 13 52, तो 13 चौका 52 और 13, तो 13 होगा इसका मौसा। 21, 21 चौका 84, तो इसमें मौसा कितना है 21, और मौसा एक किस में आ रहा है 9 और 16 में मौसा कितना आएगा एक, और जिसका मौसा एक आएगा वही क्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे। 90 में क्या कह रहा है कि 5005 को कितनी अभाज्य संख्या, अब 5005 लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब किससे करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग किससे करेंगे 5 के बाद हम इसको कर लेंगे हम लोग कि 7 से, किससे करेंगे 7 से। 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, 7 7 7 3 जा कितना हो जाएगा 7 3 जाएगा 21। फिर इसको काटेंगे किससे, अब यहाँ पे 3 है ना, तो अब ये किससे कटेगा 11 से। 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33, तो कितना गुणनखंड हो गया 1 2 3 4, तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकता है 4। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 6 को करेंगे फिर 2 से 2 तिया 6, तो क्या को 2 आया 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, यही से क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, 2 के पावर 5 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 3825 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा, तो पहले 3825 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अंतिम संख्या 5 यदि 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, बचा कितना 38 में से 35 गया तो 3, 3 बचा, तो 5 छक्के 30 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 2, कितना बचा 2, तो 50 25 5 दिया 15, फिर किससे काटेंगे हम लोग 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर किससे काटेंगे हम लोग 3 से, 3 एकम 3, और बचा कितना 2, 3 7 21। लेकिन हमसे पूछने के बाद 3 का अधिकतम घात, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, क्या को 3 आया है 1 और 2, 3 के पावर कितना है 2, तो 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93। कह रहा है 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे हम 6250 का क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणन निकालेंगे। अब अंतिम संख्या 5 है, 5 से काट के देते हैं, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूना 10 50 25 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 50 25 फिर 0, फिर 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दाएं 50, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और हमसे क्या पूछा 5 का अधिकतम घात, तो 1 2 3 4 5, 5 का अधिकतम घात कितना हो गया 4, तो कितना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कितना अधिकतम घात होगा, तो 4 अधिकतम घात होगा 5 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 1440 में 2 का अधिकतम घात, अब 1440, अब 2 का पूछ रहा है तो पहले से गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 7 कितना 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा फिर 2 से, फिर 2 से 180, फिर 2 से कितना 90, फिर 90 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 45, अब फिर करेंगे 3 से तो 15 या 45, फिर 3 से 5, हमसे पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात, तो देखिए 2 है 1 2 3 4 5, 2 का अधिकतम घात कितना हो गया 5, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे। 625 का अभाज्य गुणन 5 का, अब देखिए 665 का करेंगे तो कितना 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 5, फिर 5 से 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 50 25, तो क्या को 5 आएगा 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या कहते हैं 5 की पावर 4, तो कितना घात होगा 4, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96। इतना का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो पहले हम किसे लगाएंगे 5 से, क्योंकि अंतिम में 5 7 35, 3 बचा, 3 बचा तो 5 छक्के 30 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 बचा 2 50 25, 5 7 5 एकम 5 2 50 25 5 दिया 15,
फिर 5 3 से करेंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर किससे करेंगे 51 को 3 से, 3 एकम 3 और बचा 2, तब 3 7 21। तो देखिए क्या को 5 आया 1 2, 5 आया 2 और 3 क्या को आया 3 आया 1 2 गुने में 3 के पावर 2 गुने में 17, तो मतलब 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 इंटू में 17। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन मतलब HW के रूप में दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल। आप देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि सबका गुणनखंड निकालेगा, उसका जो घात होगा सबको हम लोग क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो 360 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 से करेंगे 90 दूना 180, फिर 2 से करेंगे 45 दूना 90, फिर 3 से करेंगे 15 तिया 45, फिर 3 से करेंगे 3 5 15। कै को 2 आया 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 3 कै को है 1 2, 3 के पावर 2, अब 5 कै को है 5 के पावर 1। अब देखो सबका जो घात है उस घात को सबका जो घात है उस घात कितना है 1 है, कितना है 1। तो इसका एक सबको जोड़ेंगे 3 2 5 5 और 1 6, सबके घातों का योगफल कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। ये क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 और इस वीडियो का क्या है अंतिम क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे, और यह 100 ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसको क्या करना है PYQ के रूप में लिखना है। और ये क्या है ऊपर में रेखरिंग दिया हुआ है, क्या है दोनों अंक पर रेखरिंग है, नहीं। तो देखिए पहले दिया 0.32 2 के ऊपर रेखरिंग, तो इसको जब हमको PYQ पहले क्या करते हैं पूरा अंक लिखते हैं, और जिस पे रैंकरिंग नहीं है तो किस पे रैंकरिंग 3 पे, तो -3 करेंगे। और बट्टा में जिसके ऊपर टोपी उतना 9, तो एगो के ऊपर टोपी तो एगो 9, और कितना के ऊपर टोपी नहीं है एगो, तो एगो 90, तो 32 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 29 बटा के 90। यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 29 बटा के 90। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, चाहे मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ है आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।